रॉकेट जो होता है कई टुकड़ों में होता है, इसे एक खड़ा असेंबल करने में बहुत टाइम लगता है। ये कई फीट 5-6 मंजिला इमारत के बराबर होता है, छोटा तो होता नहीं, आप इसे एक साथ रख सकते हैं। जैसे हम बात करें, ये रॉकेट के सपोज करिए कि ये टुकड़े हैं, इन्हें हमें एक के ऊपर एक जोड़ना है, तो हम यहाँ आराम से आप देख सकते हैं कि इस पे हम जोड़ दिए, तो हमारा हाथ यहाँ तक पहुंच गया तब ना जोड़ दिए। अगर ये 20 फीट का ऊंचा रहता, हमसे भी ऊंचा, तो नहीं जोड़ पाते। यही प्रॉब्लम हो जाता है इसरो के सैटेलाइट रॉकेट्स के साथ। इन रॉकेट को कई टुकड़ों में लाया जाता है और यहाँ रख के क्रेन के मदद से खींचा जाता है। क्रेन की मदद से इसे उठा के और फिर इसे असेंबल किया जाता है, एक एक पार्ट। जहां आपको 4 पार्ट दिख रहा हो, 1 2 3 4, ये तो ऊपर वाला पेलोड है, तो इसको भी आप 5वां पार्ट मान सकते हैं। तो एक एक पार्ट को इस तरह से क्रेन के मदद से रखा जाता है। पहला पार्ट रखने में तो दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हाइट कम ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वहां तक इंजीनियर को पहुंचना, वहां से नट बोल्ट को कसना, पूरा सीधा रखना, हर चीज को जांच करना काफी दिक्कत होती है। इसलिए इसका जो असेंबली वाला यूनिट होता है ये काफी सोफिस्टिकेटेड, एकदम अत्याधुनिक होता है। जैसे यहां देखेंगे तो एक पार्ट को रख दिया गया है। अब यहां देखिएगा, यहां पर एक छत बना दिया गया, वो टेम्पोररी होता है, इस तरह से गिरा दीजिएगा तो ये आके गिर जाता है। अब यहां वाले पे इंजीनियर वगैरह अपना यहां पे खड़े होकर देख सकते हैं, फिर यहां हो सकता है। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट जा रहा है, इसे क्रेन से खींच के इसके ऊपर रखा जाएगा। जैसे देखिए, ये फर्स्ट वाला पार्ट यहां रख दिया गया, इसमें से इंजीनियर हट गए हैं। अब देखिए यहां पर ये लोग यहां पर अपना वर्क कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो ये वाले छत को खोल दिया जाएगा, फिर इस छत को यहां पर ऐसे नीचे गिरा दिया जाएगा ताकि वो लोग काम कर सके। ये असेंबली यूनिट होती है, कई फ्लोर बाई फ्लोर होती है जिसमें जोड़ा जाता है। जैसे ये देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा रॉकेट का एक नीचे वाला पार्ट है। कैसे? जैसे ये रॉकेट ऊपर में भी भूरा है, नीचे में भी ब्राउन कलर का है, तो ये ब्राउन वाला दिख रहा है, ये सेकंड पार्ट, एक पार्ट है जो उसके नीचे है। और ये जो फ्लोर बना है ये टेम्पोररी फ्लोर है, परमानेंट फ्लोर नहीं है, छत नहीं है। अब इसके ऊपर इसको रखा जाएगा क्रेन के मदद से, फिर ये लोग इसको अच्छे से ज्वाइंट करेंगे, फिर इसके ऊपर एक और पार्ट को रखा जाएगा। इस तरह से देखिए, एक यहाँ पार्ट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे करते करते जोड़ा जाता है। लेकिन ये जो छत देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, इसको हटना तो जरूरी है, पता चला यही रहेगा, रॉकेट उड़ाएंगे तो इसी में फंस के ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये टेम्पोररी होता है। जब रॉकेट के सारे स्टेजेज को आपस में जोड़ लिया जाता है तो ये जो छत टाइप का बना था इसे फोल्ड करके हटा लिया जाता है। देखिए ये फोल्ड करके हटा लिया गया और इसको एक बहुत बड़े ट्रेन टाइप का होता है जिसे हम लोग रॉकेट कार कहते हैं, इससे अब इसको आगे की ओर ले जाया जाता है, अब लॉन्च पैड की ओर ले जाया जाता है। यहाँ तो इसे असेंबल किया गया था, अब यहाँ से इसको लेके जाया जाएगा। ये था आपका असेंबली रूम। ये देखिए, ये सारे छत के पार्ट्स थे, अलग अलग थे, ये ऐसे खुल गए हैं। अब इसको इसी के मदद से लाया जाएगा। इसके अंदर ये असेंबल किया जा रहा था लेकिन वहां से लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसके मदद से, इस कार के मदद से यहाँ लाके फिर इसमें इसको अटैच करके रखा जाएगा इस लॉन्च पैड में। इसरो के पास अभी फिलहाल में 2-2 लॉन्च पैड है। एक लॉन्च पैड से हो नहीं पाता था, इसलिए इसरो जो थी अपने असेंबली लाइन को, जैसे यहाँ देखिए एक असेंबली यूनिट यहाँ था, एक नया यहाँ बना दिया गया, 2-2 असेंबली यूनिट ले आके और लॉन्च पैड 2-2 रखे गए ताकि ले आने में दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। इसरो के 2-2 लॉन्च पैड है, एक की असेंबली लाइन लॉन्च पैड के काफी करीब है और वहीं दूसरे की असेंबली लाइन देखिएगा तो लॉन्च पैड से काफी दूरी पर है। ये जो इसका जो सैटेलाइट कैरिंग कार होता है ये ट्रेन की पटरी पर चलता है, बहुत ही भयानक इसका लोड रोकने की क्षमता होती है, बहुत धीमी गति से लेकिन ये आगे बढ़ता है, बहुत तेज गति से आएंगे तो ये डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। रॉकेट की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये उड़ता है तो इसके नीचे से इतना थ्रस्ट निकलता है और इतना आग निकलता है कि ये रॉकेट खुद ही जल जाएगा, इतना ज्यादा मात्रा में रहता है। इसलिए इसमें थ्रस्ट निकलने के लिए नीचे एक कैनाल बना दिया जाता है, गड्ढा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको सुराख मिलेगा, छेद, तो इससे जब रॉकेट का जो आग निकलेगा वो नीचे चला जाएगा और ये इस साइड से आग निकलेगा। नहीं, अगर ये छेद नहीं बनाएंगे या ये गड्ढा नहीं बनाएंगे तो यहीं पर इतना आग लग जाएगा कि लॉन्च पैड सहित यही जल सकता है। यहाँ देख सकते हैं आप आराम से कि इसमें जो सुराख था इसका जितना थ्रस्ट है इसमें गया और इस साइड से, दोनों साइड से निकल रहा है, तो ये कैनाल बनाना जरूरी है वरना ये अपने में थ्रस्ट करके मर जाएगा, वहां पे ब्लास्ट करके, मतलब ये खुद ही जल जाएगा। यहाँ नीचे गिरा और इस तरह से दोनों डायरेक्शन में हट गया, या ये इस डायरेक्शन में जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आग को अलग डायरेक्शन में फैला सके। जब सैटेलाइट को लॉन्च पैड पे रखा जाता है तो इसमें जितने सेंसर वगैरह होते हैं वायर से ये लोग कनेक्टेड किए रहते हैं, इसमें जितनी चीजें होती हैं ये कनेक्ट करके रखी गई रहती है। जब काउंटडाउन उल्टी गिनती चालू होती है 48 घंटा पहले से, अगर इसमें भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगा तो यहीं पे रोका जा सकता है, और अगर गड़बड़ी नहीं पाई गई तो रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन समस्या क्या होती है, जो इसमें फ्यूल रखा जाता है तो जो फ्यूल रहता है उसे बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, और 2 दिन पहले
ही इसकी पूरी तरह तैयारी कर दी जाती है। तो इसे धूप में छोड़ने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, अंदर रिएक्शन वगैरह हो सकता है, इसलिए इसके बाहर एक इंसुलेटर की परत लगा दी जाती है। देखिए ये एक परत लगा दिया जाता है इंसुलेटर की इसके चारों ओर बाहर में, ताकि जो फ्यूल है वो हीट उस पर ना मिल सके। और जब ये लॉन्च करता है तो यही टुकड़ा नीचे गिरने लगता है। तो आप जब भी देखेंगे सैटेलाइट लॉन्च करते समय ये टुकड़े बाहर गिरते रहते हैं, ये फ्यूल को रोकने के लिए इंसुलेटर होता है जो हीट को अंदर जाने नहीं देता है। रॉकेट जब जमीन से ऊपर जाता है तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है, ये थ्रस्ट धकेलता है और ये ऊपर जाता है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है, ये किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। आप पृथ्वी से जितना ज्यादा करीब रहेंगे वो उतना ज्यादा खींचेगा, इसलिए रॉकेट को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है तब जब वो जमीन छोड़ रहा होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के करीब है। आप पृथ्वी को छोड़ के ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जी की वैल्यू घटती है, या फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाए थे हम आपको, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। तो वहां पर यहाँ ज्यादा जरूरत है स्टार्टिंग पोजिशन पे, इसलिए रॉकेट का ये जो मेन इंजन होता है, ये मेन पार्ट, इसके अलावे इस साइड से छोटे छोटे और रॉकेट जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें हम रॉकेट बूस्टर कहते हैं। ये 6 की संख्या में होते हैं बूस्टर। अब जो पीएसएलवी का बूस्टर है वो छोटा होता है और जीएसएलवी का बूस्टर बड़ा होता है। आगे समझाएंगे दोनों में अंतर क्या होता है। यहाँ देखिए ये बूस्टर है, ये बूस्टर, और ये मेन रॉकेट है ऊपर। बूस्टर जो होते हैं शुरुआत में एक्स्ट्रा पावर देते हैं ताकि ये पावर बहुत तेजी से उड़ सके, और आगे जाकर बूस्टर खुल जाते हैं, फिर एक एक पार्ट भी धीरे धीरे खुलते रहता है, लास्ट में तो सैटेलाइट ही पहुंचती है। रॉकेट के ये साइड वाले जो बूस्टर होते हैं, इसके अलावा रॉकेट का 4 स्टेज देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये ऊपर वाला ये होता है, इसे पेलोड भरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव केसिंग। ये ढक्कन के समान होता है, इसी ऊपरी भाग में हम लोग सैटेलाइट को रख के या जिस चीज को लॉन्च करना है उसको इसमें रख के भेज देते हैं। अब देखिए ये ऊपर वाला जो सैटेलाइट केसिंग होती है, देखिए साइड साइड में ये हिस्सा है, इसी के अंदर हम लोग सैटेलाइट को रखे हैं। सैटेलाइट को रखने के बाद इसको जब ढक देते हैं तो ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। जो रॉकेट का ऊपरी भाग देखते हैं ये खुला हुआ रहता था, यही वाला हिस्सा है, देखिए ये एक साइड में इधर खुला हुआ है, एक साइड में इधर खुला है, बीच में इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये रॉकेट का बीच में बंद कर दिया गया। तो ये जो होता है उसका प्रोटेक्टिव केसिंग होता है, इसी के अंदर सारे रॉकेट को भरे गए रहते हैं। इस बार जैसे देखिए जैसे रॉकेट जाता है तो ये प्रोटेक्टिव केसिंग खुल जाता है, इसके अंदर सैटेलाइट होते हैं। इस बार वहां पे भागवत गीता और नरेंद्र मोदी का फोटो भी भेजा गया है। नरेंद्र मोदी का फोटो इसलिए भेजा गया कि जैसे ही मोदी जी 2014 में शपथ लिए थे तब भी उन्होंने सार्क की मीटिंग में कह दिया था कि इसरो सार्क देशों के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी। पाकिस्तान बाद में उसमें से अलग हो गया। तो मोदी जी की विजनरी में इसरो का काफी ज्यादा योगदान रहा, मतलब वो इस साइंटिफिक चीजों को काफी आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इसरो ने इनकी तस्वीर को अंतरिक्ष में भी भेजा था। और भागवत गीता को तो शांति का एक संदेश के रूप में, कि भागवत गीता एक तरह का क्या है, मतलब कई तरह के जो सांसारिक सवाल होते हैं उनको, उनका एक उसमें जवाब एक तरह से कर लीजिए। जैसे मान के चलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो गया है, भाग साथ नहीं दे रहा है, नसीब साथ दे रहा है। उन लोगों को कहते हैं कि भाई साहब कभी फुर्सत मिले ना तो भागवत गीता में कर्ण की जीवनी पढ़ लीजिएगा। बेचारा जब से पैदा हुआ और जब तक मृत सैया पर भी लेटा था तो भी अपना दांत तोड़ के वो दम दे दिया था। तो जो लोग को लगता है कि मेरा नसीब खराब है तो एक बार कर्ण का देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपका दुख कितना बड़ा और कितना छोटा है। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। इस बार 28 फरवरी 2021 को इसरो ने लॉन्च किया, तो अपने साथ टोटल 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसमें एक ब्राजील का बना हुआ वहां पर एमेजोनिया 1 नाम का सैटेलाइट था जो काफी महत्वपूर्ण था। इसे PSLV C51 रॉकेट से छोड़ा गया। इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसके मदद से भागवत गीता और मोदी जी का फोटो भेजा गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये PSLV की 53वीं सक्सेसफुल मिशन थी। एमेजोनिया 1 ब्राजील का जो सैटेलाइट है ये पूरी तरह से ब्राजील के जंगलों पर नजर रखेगा। ब्राजील का जो जंगल होता है ये वर्षा वन होते हैं, ये टोटल दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से निकल जाता है। इतने घने जंगल होते हैं कि इसके अंदर कई बार जंगल का ऐसा एरिया है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इतने जंगल है। लेकिन इन जंगलों की 2 समस्या है। एक, इन जंगलों में बड़ी तेज आग लग जाता है जिससे जंगल खत्म होने लगते हैं, और दूसरा यह क्या है कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई बहुत भयानक चल रही है। पेड़ों की कटाई तो भाई साहब पूरी दुनिया में चल रही है, हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, और जिस रफ्तार से पेड़ों की कटाई चल रही है वह दूर नहीं जब हरियाली के नाम पे केवल लड़कियां बच जाएंगी। तो इसके लिए जो ब्राजील है वो एमेजोनिया 1 नाम का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है ताकि वो अपने जंगलों पर नजर रख सके। भैया जरूरी भी है, पूरी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है ब्राजील के जंगलों को। इसमें 19 सैटेलाइट थे जिसमें एक एमेजोनिया 1, दूसरा महत्वपूर्ण था सिंधु नेत्र। ये भारत ने छोड़ा था। ये समुद्री क्षेत्र पर निगरानी के लिए किया गया क्योंकि घुसपैठ वगैरह न हो। आप याद कीजिए अजमल कसाब जैसे जो घुसपैठ हुए थे छोटे मोटे जहाजों से, इस वजह से वो समुद्री एरिया में किसी भी संदिग्ध जहाजों पर इस सैटेलाइट से नजर रखा जा सकता है, क्योंकि वो जो टेररिस्ट वगैरह जो
घुसते हैं या स्मगलर जो ड्रग्स वगैरह का करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ से तो कोई मतलब नौसेना की जहाज नहीं है, तो कितना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। जैसे मान के चलिए नौसेना ने कहा कि भैया इस एरिया में मेरी जहाज नहीं है, तो सैटेलाइट से उस एरिया पे ज्यादा नजर रखा जाएगा, और जिस एरिया में नौसेना अभी पेट्रोलिंग पे है तो उस एरिया के सैटेलाइट पे उतना फोकस नहीं किया जाएगा। देखिए इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम केवल है कि रॉकेट बनाओ और उसको सैटेलाइट बनाओ, दोनों को लॉन्च करो। लेकिन इसमें एक कमाई का भी जरिया हो सकता है। विदेश के लोग जो है, बहुत सैटेलाइट बनाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन रॉकेट बनाना बहुत मुश्किल काम। इवन हम लोग ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भारत में बना लिया था, लेकिन उसको हम लोग लॉन्च करने के लिए रूस को दिए थे, रूस ने अपने रॉकेट से उसे छोड़ा था। तो बहुत से ऐसे देश हैं जो दुनिया को कहते हैं कि भैया, अमेरिका से कहते हैं, यूरोप से कहते हैं कि हमारे सैटेलाइट को छोड़ दो, तो भारत बहुत सस्ते में छोड़ देता है, और भारत की सैटेलाइट काफी विश्वसनीय होती है। इसलिए इसके लिए भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई थी, उसका नाम था एंट्रिक्स। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन था, 1991 में 92 में बनाई गई थी। ये कंपनी दूसरे देशों से कहती थी भैया तुम्हारा सैटेलाइट छोड़ना है, लाओ लाओ यहाँ लाओ, पैसा दो हमको दो, और ये इसरो को देती थी भैया इसको भी छोड़ दो, हम इतना पैसा दे देते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसको सुधारते हुए 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी ऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब किसी को अपनी सैटेलाइट छुड़वाना है तो डायरेक्ट इसरो से बात नहीं करेगा, इससे बात कीजिए, बिजनेस वाला काम ये संभालेगी, बाकी रॉकेट सैटेलाइट बनाने का काम इसरो करेगी। एंट्रिक्स ने बहुत सारे मिशन को अंतरिक्ष में भेजा है। एंट्रिक्स ने बहुत सारे दुनिया के ग्राहकों को ढूंढ के लाया है इसरो के लिए, जिससे इसरो की बहुत मोटी कमाई हुई है। लेकिन अभी क्या है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाया गया, ये इसकी पहली कॉमर्शियल उड़ान थी जो ब्राजील से इन्होंने नेगोशिएशन करके लाया था। हालांकि ब्राजील चाइना से इस सैटेलाइट को छुड़वाने वाला था, लेकिन बाद में भारत ने उससे कम दाम दिया, इस वजह से उसने भारत से भी छुड़वा लिया। सैटेलाइट का ऊपर वाला जो भाग होता है ये खोखला होता है, इसे प्रोटेक्टिव केसिंग कहते हैं, ये खुल जाता है, इसी के अंदर सैटेलाइट्स को लॉन्च रखा जाता है। जो सैटेलाइट होते हैं इनके इसी के अंदर रखा जाता है। इसरो ने 2017 में इसके अंदर छोटे छोटे कुल 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसके अंदर देखिए यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं, तो 104 रॉकेट सैटेलाइट्स को इस पेलोड के अंदर रखा था। जब ये जाते हैं तो खुल जाते हैं और सैटेलाइट अंतरिक्ष में चले जाते हैं। 600 से 900 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, फिर वो घूमने लगते हैं। इन सैटेलाइट को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है, इन पर सोलर पैनल लगे होते हैं, इनमें सोलर पैनल से इनमें एनर्जी लगी होती है, मतलब एनर्जी ले रहते हैं ये लोग सोलर पैनल से। और इसके अंदर छोटा सा एक तो मोटर भी होता है जिससे कि ये अपने डायरेक्शन और अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो रॉकेट केवल अंतरिक्ष में जाके ये खुल जाएगा और सबको ऐसे फेंक देगा, और वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो सब इधर उधर तैरेंगे, तो वन बाय वन सबको अपने अपने ऑर्बिट में फिट कर दिया जाता है। रॉकेट इंजन और जेट इंजन में अंतर क्या होता है? हवाई जहाज में जेट इंजन लगा होता है, ये बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है, जबकि अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, इसलिए रॉकेट इंजन उस इंजन को कहते हैं जो अपना खुद का ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाया जाता है। तो जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है उसे हम ऑक्सीडाइजर कहते हैं, और जिसमें फ्यूल रहता है उसे फ्यूल टैंक कहते हैं।